दोस्तों एग्ज़ाम डेज में आपका स्वागत है। आज हम दोस्तों बिहार सिविल कोर्ट यूडीसी के रिजल्ट अपडेट के रिगार्डिंग बात करेंगे। दोस्तों इस चैनल पे जो आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत दिनों के बाद हम अपडेट इस चैनल पर दे रहे हैं। दोस्तों तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यूडीसी का रिजल्ट कब आ रहा है। और चूँकि इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आपके बहुत सारा यूट्यूब चैनल में आपको रिजल्ट अपडेट के बारे में बताया गया कब रिजल्ट आ रहा है, कट ऑफ कितना। लेकिन आज जो है दोस्तों ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने का आपको पता होगा कि 20 सितंबर को जो आपका इंटरव्यू ख़त्म हो गया है, तो इसके बाद डॉक्यूमेंट जमा करने का आपको 15 तारीख तक का डेट दिया गया था। और आज वो डेट ख़त्म हो रहा है क्योंकि कल संडे है दोस्तों, 5 अक्टूबर को दोस्तों संडे है, इसलिए ये डॉक्यूमेंट जमा करने का लास्ट डेट है। और सभी छात्रों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो हम थोड़ा सा बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए जिनका एनसीएल का प्रॉब्लम है, कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पाए, तो थोड़ा सा उस पर बात करेंगे। फिर दोस्तों हम लोग आपका रिजल्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। ओके दोस्तों, थोड़ा सा हम ऑफिशियल एक छोटा सा नोटिस देख लेते हैं। जो लोग डॉक्यूमेंट जमा करने गए थे तो वहाँ पे कब मतलब उनको बुलाया गया था और क्या था। तो ये देखिए दोस्तों, वहाँ के सिविल कोर्ट जहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट सिविल कोर्ट का जो पटना में जो जहाँ पे रुपेश देव सर बैठते हैं वहाँ पे ये लगाया गया था। और कब कब डॉक्यूमेंट ले रही है दोस्तों, यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोटिस देख सकते हैं कि द कैंडिडेट who desired to submit the copy of the documents या certificate for which they were guaranteed time for the depositing the same within 15 days from their respective। यहाँ पे दोस्तों कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे या यूट्यूब चैनल की 20 दिन का मतलब 5 अक्टूबर। ये 5 अक्टूबर सारे बच्चे को नहीं दिया गया है दोस्तों, जैसा कि ये नोटिस है। यदि आपका 15 को मतलब 15 सितंबर को आपको ख़त्म हुआ है इंटरव्यू, तो आपको दोस्तों 30 सितंबर तक जमा करना था। मतलब जब से आपका इंटरव्यू हुआ दोस्तों तब से 15 दिन काउंट करना था। इसका मतलब यही है, फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव डेट ऑफ इंटरव्यू हेल्ड फ्रॉम इतना। ओके दोस्तों, तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि सबको नहीं मतलब टाइम में भी मिलता होगा, क्योंकि उसके इंटरव्यू डेट से 15 दिन का टाइम। लेकिन आप रिक्वेस्ट करेंगे तो हो सकता है कि ले ले, क्योंकि 5 अक्टूबर तक लास्ट था और 4 आज हो चुका है दोस्तों, तो 5 कल। तो इसमें देखिए आगे पढ़ते हैं दोस्तों क्या है। अब यहाँ पे देखेंगे कि रिस्पेक्टिव डेट ऑफ इंटरव्यू यहाँ पे इतना, अपॉइंट अपर डिवीजन क्लर्क इन द सिविल कोर्ट ऑफ इतना, मतलब ये नोटिस दिया गया है। और यहाँ पे देखिए टाइम, मतलब उसी टाइम की हम बात कर रहे थे दोस्तों कि ये जो टाइम था दोस्तों, ये आपका टाइम फॉर डॉक्यूमेंट सबमिशन 2 से 3 ही रखा है। मतलब पूरे दिन में 1 घंटे ही डॉक्यूमेंट लाइन लगा के लिया जाता था दोस्तों। ओके, तो ये आज आपका 4 अक्टूबर को दोस्तों ये डेट ख़त्म हो रही है, क्योंकि 5 को आपको संडे है। तो अब हम कह सकते हैं कि ये पूरा कंसोलिडेट हो गया है दोस्तों। बिहार सिविल कोर्ट के जितने भी डॉक्यूमेंट जमा करने थे, जिसके किसी के प्रोविजनल नहीं थे, किसी के एनसीएल में प्रॉब्लम था दोस्तों, किसके प्रोविजनल थे, या कोई अन्य डॉक्यूमेंट जमा नहीं कर पाए थे, अब ये कंसोलिडेटेड। अब पूरी डिसीजन कमेटी को, जो कन्वीनर कमेटी है दोस्तों, उसको लेना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एनसीएल के मुद्दे पे थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो उस पर भी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं दोस्तों। तो आगे बढ़ते, ये आपने नोटिस देख लिया दोस्तों, क्योंकि आज ये लास्ट डेट था इसलिए। ओके दोस्तों, अब यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है दोस्तों ये एनसीएल का प्रॉब्लम दोस्तों, क्योंकि एनसीएल का जो प्रॉब्लम है और एक है दोस्तों एनओसी, ये दो प्रॉब्लम से ये दोनों एलिमिनेशन राउंड है दोस्तों। कैसे एलिमिनेशन राउंड है, क्योंकि एनसीएल के बेसिस पे ही आपका कट ऑफ निर्धारित होता है, क्योंकि ईबीसी, बीसी और ईडब्ल्यूएस, मतलब खास के 3 कैटेगरी, बीसी, ईबीसी और ईडब्ल्यूएस, इस तीनों का जो कट ऑफ है दोस्तों, एससी एसटी भी आप मान लीजिए, एससी और एसटी। ओके दोस्तों, लेकिन इस तीनों में जो है ना दोस्तों एनसीएल, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट की ज़रूरत है दोस्तों, क्योंकि ये तीनों, और ये खास करके ईडब्ल्यूएस के लिए तो और ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उनका जो रिजर्वेशन का जो क्राइटेरिया है दोस्तों वो फाइनेंशियल ईयर पे डिपेंड, मतलब फाइनेंशियल जो उसका आमदनी है उसी पे डिपेंड करता है। इसीलिए आपका जो आय प्रमाण पत्र है, इनकम सर्टिफिकेट है, वो 21-22 का ही मांगा गया, क्योंकि उनका बेसिक रिजर्वेशन का वही है। कुछ केस में दोस्तों, कुछ केस में जैसे बीसी के केस में और ईबीसी के केस में चल सकता है, क्योंकि इसका जो रिजर्वेशन का जो मापदंड है वो डायरेक्टली फाइनेंशियल नहीं है, क्योंकि इसका कास्ट पे भी दोस्तों डिपेंड करता है, कि क्योंकि देख लेता है कि ये कास्ट में, ईबीसी में बहुत सारा कास्ट है तो वो आता है, तो वो मान सकते हैं। लेकिन इनको भी 2021-22 का 21-22 का जो है ना एनसीएल बोला गया है। क्यों, क्योंकि इसी के बेस पे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या रहा है कि बहुत सारे बच्चे के पास नहीं है, तो इसका समाधान क्या सबसे इम्पोर्टेंट, और उसके साथ क्या होगा दोस्तों, ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट।
तो इस पे भी हम बात कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि आपको जब भी फॉर्म भराता है तो उस फाइनेंशियल ईयर का ज़रूरत है दोस्तों, क्योंकि 2022 में फॉर्म भराया था तो आपको मतलब 31 मार्च 2023 तक का जिसके पास है वो एक्सेप्ट हो जाना चाहिए एज पर रूल की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि यही रूल है दोस्तों। क्योंकि 23 तक आपने, इसका मतलब पीछे के फाइनेंशियल ईयर में आपका जो इनकम बना होगा वो पीछे के मतलब 1 साल पहले के बेसिस पे बनता है, क्योंकि जो जिस करंट ईयर में आप बनाते हैं उससे पीछे के ही बेसिस पे बनाया जाता है, एज पर रूल है दोस्तों। तो जिन बच्चों का, जिन BC EWS और EBC बच्चों का इस डेट तक आपका मतलब EBC नहीं बना हुआ है, वो एज पर रूल, जो कमेटी का रूल है, कमेटी भी इस पर कुछ नहीं, क्योंकि एज पर लिखा हुआ है दोस्तों और सभी एग्जाम के लिए कॉमन चीज़ है। तो उनको क्या करेगा, यदि उनको जिस कैटेगरी में है, यदि वो EBC या NCL सर्टिफिकेट जमा नहीं कर पाते उसको जनरल में कंसीडर कर लिया जाएगा दोस्तों। सिंपल सी बात है, इसमें कोई कमेटी या कोई मीटिंग इस सब का कोई मतलब नहीं है। इसका सिंपल सा फंडा है दोस्तों, एज पर रूल होते आ रहा है, क्योंकि मैं भी आपको बताया था कि मैं भी सेंट्रल गवर्नमेंट में हूँ, एज पर रूल ये सारा आपका दोस्तों होता है। तो इसमें आपका जमा नहीं कर पाए हैं और CO से लिखवा के भी दोस्तों नहीं मान रहा है, क्योंकि मैंने देखा है कि कोई CO से लिखवा के दे रहा है तो वो भी मान्य नहीं ले रहा है सिविल कोड। तो आपको सिंपली क्या करेगा, यदि आपने सर्टिफिकेट 2021-3-2023 तक का नहीं जमा किया है और इधर 31-3-2022 से 31-3-2023 के बीच का नहीं जमा किया है, तो सिंपली आपको उठा के जनरल में रख देगा दोस्तों। आपको एलिमिनेट वहाँ से नहीं करेगा। जनरल का आप दोस्तों जनरल का आप यदि कट ऑफ को क्वालिफाई किए हैं तो बहुत अच्छा। ओके दोस्तों, जनरल के आपका अपने जो भी कट ऑफ है उसको आपने क्वालिफाई किया है तो आपको कंसिडर करेगा। आपने यदि PT क्वालिफाई नहीं किया तो वहाँ पे आप एलिमिनेट हो जाएगा। सिंपल सा रूल है दोस्तों। यदि आपने PT भी जनरल से क्वालिफाई किया है और आपका मार्क्स भी, अभी का जो मेंस का मार्क्स भी यदि जनरल के 44 के अप्रॉक्स है, तो आप जनरल में यदि जितना कट ऑफ बनता है उसमें यदि आप क्वालिफाई करेंगे तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अदरवाइज अन्यथा किसी भी हालत में दोस्तों नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारा दोस्तों रिक्वेस्ट भी भेजा गया है सिविल कोर्ट को कि कंसीडर कर लिया जाए। उस समय कुछ नहीं मांगा गया था, लेकिन जो सिविल कोर्ट का जो आपका प्रोसेस है, जो रवैया है, वो नहीं कुछ मानता है। बस एज पर जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है दोस्तों, जो डॉक्यूमेंट्री आपके पास प्रूफ है वो लेगा, अदरवाइज नहीं लेगा दोस्तों। तो सिंपल सा, जिन भाइयों का, बहनों का या दोस्तों का NCL सर्टिफिकेट नहीं है दोस्तों, तो घबराने की बात नहीं है। यदि आप जनरल में हैं तो ठीक है, अदरवाइज आपको वहाँ से एलिमिनेट कर दिया जाएगा, सिंपल सा। लेकिन होप रखिए कि मे बी कन्वेनर कमेटी, जो कमेटी है दोस्तों, यदि वो कुछ निर्णय पॉजिटिवली लेते हैं, ऐसा लेता नहीं है लेकिन लेते हैं तो आप लोगों के लिए दोस्तों, और ऐसे ज़्यादा नहीं, 50-25 स्टूडेंट ऐसे होंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो तैयारी करते हैं वो सारा डॉक्यूमेंट को रेडी रखते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है कि डॉक्यूमेंट की वजह से, आप समझिए कि डॉक्यूमेंट की वजह से आपका छटनी हो रहा है, आप एलिमिनेट हो रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी मतलब अच्छा बात नहीं है दोस्तों। ओके, तो और दूसरा बात, NCL के अलावा जिसके पास NOC जो जॉब में है वो डिटेल नहीं भरे हैं दोस्तों। यदि आपने फॉर्म में डिटेल नहीं भरा है और बाद में आपने उसका डिटेल दिया है, तो वहाँ पर भी डिपोजिशन राइटर में कुछ बच्चे को एलिमिनेट कर दिया था दोस्तों। तो अब क्या करता है, ये भी एक मतलब दिक्कत वाली बात है। हाँ, यदि आपने डिटेल्स एम्प्लॉयमेंट दिया है और आपने परमिशन लेटर भी दे दिया और NOC लेटर बाद में भी दे देंगे तो पर भी चल जाएगा, बट आपने डिटेल्स नहीं भरा है, NOC मतलब जॉब का आपने डिटेल नहीं भरा है, जॉब का जो डिटेल है फॉर्म में नहीं भरा है, और अभी आप जॉब में हैं, मतलब कहने का मतलब कि जिस समय फॉर्म भरा है तो उस समय जॉब में थे लेकिन डिटेल नहीं भरे हैं, तब प्रॉब्लम है। लेकिन आप जिस समय फॉर्म भरे थे उस समय आप जॉब में नहीं थे और अब आप हो गए NOC जमा करिए, तब इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। तो ये भी आपका क्लियर है कि कब किस केस में ऐसे हो रहा है। और दोस्तों इसके अलावा जो भी एनी अदर प्रॉब्लम है दोस्तों, एनी अदर प्रॉब्लम का मतलब कि किसी का प्रोविजनल है, ओरिजिनल नहीं है, किसी के नाम में मिस्टेक है, किसी के एड्रेस में मिस्टेक है, कोई वार्ड नंबर कुछ दे रखा है, तो उस सब के चलते आपके ये एलिमिनेशन राउंड नहीं है। आपको टाइम मिलेगा डॉक्यूमेंट सबमिट करने का, और जब आप डॉक्यूमेंट सही सबमिट कर देंगे आपको ज्वाइनिंग आराम से करा दिया जाएगा दोस्तों। ओके, अब हम थोड़ा सा दोस्तों कटअप पे बात कर लेते हैं, क्योंकि कटअप आपने बहुत सारा देख लिया होगा और मेंस में भी हम लोग अब डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, यूट्यूब से आपको दोस्तों अलग अलग कटअप मतलब प्राप्त या मिल चुका होगा। तो थोड़ा सा हम कटअप जो हमने अपने बेसिस एनालाइज किया उस पर दोस्तों, तो थोड़ा सा हम उस पर भी बात कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये बिहार सिविल कोड आप पहले भी देख चुके होंगे इस तरह का कटअप। तो सर UR का जो कटअप है, क्योंकि 44 है तो UR का जो कटअप है इसमें प्लस कम से कम आप
एक नंबर ऐड कर लीजिए कम से कम। तो ये आपका कम से कम 52 आपका जो है ना दोस्तों, ये यूआर का, इससे कम आपका यूआर का कट ऑफ नहीं जाएगा दोस्तों, क्योंकि आपका 44 और 8 नंबर, क्योंकि आप देखे होंगे 2016 में है दोस्तों, जो 2016 में जो जितना पीटी का कट ऑफ था उसमें लगभग 10 नंबर ज़्यादा करके आपका मेंस का था, और सेम कैटेगरी था, जितने बच्चे थे उसके 3 गुने ज़्यादा बच्चे को बुलाया गया था। तो 10 नहीं हम ऐड कर, इसलिए नहीं ऐड कर रहे हैं कि उस समय मेंस का जो पेपर था, अभी का जो मेंस का पेपर, उसमें कम से कम 3 से 4 नंबर का तो आराम से गैपिंग है दोस्तों, मतलब क्वेश्चन के मार्क्स में। उसको अभी भी बनाइएगा, उसमें आपका मार्क्स, अभी जो आपका पेपर है उसको बनाइएगा तो 3-4 नंबर का दोस्तों आराम से फ़र्क नज़र आएगा। तो इसीलिए दोस्तों 3 से 4 नंबर का तो आराम से, इसलिए 7-8, इसलिए 7 to 8, मतलब 7 to 8 यदि मार्क्स आप जितना भी मेंस का कट ऑफ उसमें ऐड कर लेंगे तो 100% आपका दोस्तों सिलेक्शन आपका, मतलब होप कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। तो जितना भी कट ऑफ है इसमें दोस्तों 1 नंबर का आप ऐड कर सकते हो। उसी तरह से बीसी का भी सेम, इसमें आप 1 नंबर ऐड कर सकते हैं, ईडब्ल्यूएस का भी 1 नंबर ऐड कर सकते हैं, ईवीसा का भी 1 नंबर ऐड कर सकते हैं, और एससी और एसटी इसमें दोस्तों 40 या 41 में, 40 और 41 में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये आपका दोस्तों बहुत ऑथेंटिक न्यूज़ है दोस्तों, बहुत सारा कैलकुलेशन करके दिया गया है, क्योंकि इससे ज़्यादा आपका कट ऑफ जाता है तो समझिए कि क्या हुआ। आप लोग भी जानते हैं सिविल कोर्ट के थ्रू कि बहुत सारा लड़का का कैसे किया गया है, लेकिन 100% रखिए कि इसके आसपास आपका अराउंड आ रहा है तो आपका सिलेक्शन 100% श्योर है दोस्तों। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं दोस्तों कि रिजल्ट कब आ रहा है दोस्तों, जिसका हम लोग का इंतज़ार था कि रिजल्ट कब आ रहा है। ओके दोस्तों, रिजल्ट दोस्तों, क्योंकि अब देखिए कि आज ख़त्म हुआ है और इससे पहले भी थोड़ा बहुत प्रोसेस चल रहा होगा, ऐसा नहीं कि हम लोग आज ख़त्म, आज के बाद प्रोसेस, थोड़ा बहुत प्रोसेस चल रहा होगा। और इस बीच में तो समझो कि छुट्टी बहुत ज़्यादा था दोस्तों, इस दुर्गा पूजा का है या आगे भी कुछ कुछ छुट्टी है, क्योंकि आपको पता होगा कि एज पर जो कैलेंडर आप देखेंगे दोस्तों तो 6 तक छुट्टी, 1 से लेके 6 तक छुट्टी, मतलब आप 26 या 27 से लेके दोस्तों, ये 27 से लेके और 6 अक्टूबर तक दोस्तों छुट्टी ही है। अब उसका कैलेंडर यदि देखते हैं बिहार सिविल कोर्ट का और बिहार पटना हाई कोर्ट का, तो 6 तक छुट्टी ही है दोस्तों। लेकिन डॉक्यूमेंट जमा करने का चूँकि सैटरडे को थोड़ा सा वर्किंग आवर रखा है, इसलिए 4 को आज लास्ट डेट रखा है दोस्तों, क्योंकि ऐसे देखा जाए तो ऑफिशियली छुट्टी है। तो छुट्टी होने की वजह से दोस्तों थोड़ा सा विलम्ब, लेकिन उम्मीद करते हैं दोस्तों, और सारे यूट्यूब चैनल में भी बताया गया है, और जैसा हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि दीपावली से पहले, बिफोर दिवाली, बिफोर दीपावली से बहुत ज़्यादा चांस है ना, क्योंकि आप देखिए कि 15 से 20 दिन में रिजल्ट को तैयार किया जा सकता है, क्योंकि मुश्किल से 6 से 7 हज़ार 2-400 एब्सेंट भी होंगे, तो 7,000 आपका कैंडिडेट है दोस्तों। और इसका सिर्फ मार्क्स भी पता ही है, मार्क्स को ओनली फीड करना है और सॉर्ट करना है दोस्तों। मार्क्स को जो डेटाबेस है, मार्क्स को क्या करना है, पुट करना है, करीब 7,000 लोगों का, क्योंकि 500-600 एब्सेंट भी होंगे, या 500 तो 100% एब्सेंट होंगे दोस्तों। डिपोजिशन राइट में भी एब्सेंट था, तो नहीं भी तो 7500 तो कम से कम मान लीजिए, चलिए 300 ही हमको एब्सेंट मानते हैं। तो इसको डेटा को फीड करना है, और फीड करने के बाद क्या करना है, जितना मार्क्स है कैटेगरी उसको सॉर्ट करना है। तो उम्मीद किया जा सकता है कि दीपावली के पहले आपको आ सकता है। और यदि दीपावली के पहले नहीं आए दोस्तों, क्योंकि दीपावली से लेके आपका छठ तक पूरा छुट्टी है दोस्तों, तो यदि दीपावली तक नहीं आता है तो नवंबर के फर्स्ट वीक में दोस्तों फिर आपका चला जाएगा। ओके दोस्तों, तो इस न्यूज़ में इतना ही, और आगे कोई मुझे जानकारी प्राप्त होती है तो फिर आपको मिलूंगा दोस्तों। ओके दोस्तों, थैंक यू। आप यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको ऑथेंटिक न्यूज़ मिलेगा, कोई भी इधर उधर का जानकारी। ओके दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।